हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुलब इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी लेकर के आया हूँ पार्ट 2 वीडियो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो हैं उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जो अभी जो परसों एग्ज़ाम होने वाला है, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम, जो 2025 का एग्ज़ाम 28 फरवरी को, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे इतिहास विषय के, हिस्ट्री के, उसके ऑब्जेक्टिव्स का मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आज का, यानी चैप्टर नंबर 5 जो है आज का पहला चैप्टर जो है, यात्री के नज़रिए से। ये मध्यकालीन भारत का है, यात्रियों के नज़रिए से। पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखें, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर है अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की थी, अरबी भाषा में। अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो वो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। देखिए, इस तरह से जितना भी है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, जो पार्ट 2 में इस तरह से 3 वीडियो है। आप तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आपके जितने ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। मतलब 30 से 25 ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो रिहला। उस पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। पांचवा प्रश्न देखें, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, या आ सकता है इब्न बतूता भारत कब पहुंचा? तो 1333 ईस्वी में, 1333। ठीक है, 1333, 1333। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इसका सही उत्तर है 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा था? तो राजधानी को। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? राजधानी को। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था, यानी कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांसिस बर्नियर जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो वो फ्रांस का रहने वाला था। किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? तो इसका सही उत्तर है बर्नियर ने, फ्रांसिस बर्नियर ने देखा था, 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो ताराबाद किसे कहते थे? गाने गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। वहाँ पे ऐसा बाजार था जहाँ पे लोग गाना गाते थे चबूतरे पे, इस तरह का वो माहौल देखे थे, इसलिए उसको ताराबाद उसका नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? किस यात्री को मध्ययुगीन यात्री को सरताज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। ठीक है, इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। अब अगला प्रश्न देखें, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया? किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया? तो इसका सही उत्तर है अलबरूनी ने। अलबरूनी ने। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया? किस विदेशी यात्री ने डाक प्रणाली, ठीक है, डाक प्रणाली का वर्णन किया, संचार व्यवस्था का वर्णन किया? तो ये थे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? जो भारत आया तो यहाँ से मोहम्मद तुगलक ने इसको चीन भेजा था। ठीक है, चीन की। उलुक डाक व्यवस्था भारत में किसका प्रयोग किया जाता था? उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का किया जाता था। ठीक है, घोड़े का किया जाता था। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, एक चैप्टर हो गया। इस तरह से 3 चैप्टरों में पढ़ाऊंगा, तो आप कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन जो है, 5 से 8 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आ जाएंगे इससे।
बस फटाफट देखिए 15 मिनट में 2-3 बार पढ़ लीजिए आप इसको, एग्जाम में कल बना के आ जाएंगे। और 25 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा मार्क्स आपको चल जाएगा। 30 में अगर 25 ऑब्जेक्टिव सही चला जाता है तो बचा 80 मार्क्स में आपका 50 मार्क्स, उसमें अगर आपका 20 मार्क्स भी आ जाता है तो 55 मार्क्स हो जाएगा। तो सोचिए फिर आपको इंटरनल में अच्छा मार्क्स आएगा तो 60% मार्क्स तो सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भक्ति सूफी परंपराएं से प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत से हुई थी। उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो लिंगायत। उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो लिंगायत परंपरा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? भक्तों को क्या कहते हैं? तो निर्गुण कहते हैं। दो तरह के होते हैं, निर्गुण और सगुण। जिसमें आकार रूप रहता है उसको सगुण कहते हैं, जिसमें अमूर्त होता है निराकार होता है उसको निर्गुण कहते हैं। प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवार और नयनार ने। अलवार वो है जो विष्णु के उपासक थे, नयनार जो शिव जी के उपासक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो विट्ठल भगवान को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। अलवार द्वारा रचित प्रमुख संकलन का क्या नाम था? ठीक है, अलवार द्वारा जो ये रचित प्रमुख संकलन उसको क्या कहते थे? नलियारा दिव्य प्रबंधम। ए ऑप्शन, नलियारा दिव्य प्रबंधम। पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ क्या है? गुरु। पीर किसे कहते हैं? गुरु को कहते हैं। गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अब देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? यानी कबीर के दोहे जो संकलन किया गया है उसका, तो कहाँ किया गया है? उसको संकलन को क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं, बीजक। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो देखिए, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो शंकर देव ने किया। शंकर देव ने किया। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से था। मीराबाई का संबंध किससे था? राजस्थान था। ये कृष्ण भगवान की भक्त थी। चलिए अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अध्याय नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इससे भी 1-2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेवराय थे। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। 1565 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। तालीकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, किस देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच के संघर्ष का क्या कारण था? तो क्या कारण था? कृष्ण और तुंगभद्रा का दबाव। कृष्ण और तुंगभद्रा का दबाव था। ठीक है,
विजयनगर राज्य की स्थापना कब कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में हुई थी। अब सालू वंश के संस्थापक कौन? अब देखिए सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह थे। सालूब नरसिंह सालू वंश के संस्थापक थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे और इसी वंश के ही क्यों कौन थे? कृष्णदेवराय थे। विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष करता रहा? विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी साम्राज्य से चलता रहा। बहमनी, ठीक है, बहमनी साम्राज्य से हमेशा विजयनगर का संघर्ष चलता रहा। अमुक्त मालियत की रचना किसके द्वारा की गई? अमुक्त मालियत की रचना किसके द्वारा की गई? तो कृष्णदेवराय के द्वारा की गई। ठीक है, कृष्णदेवराय के द्वारा की गई। अमुक्त मालियत की रचना किस भाषा में की गई? अमुक्त मालियत की रचना किस भाषा में की गई? तो तेलुगु भाषा में की गई। ठीक है, तेलुगु भाषा में की गई। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये लड़ा जो गया, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, वो रामराय के नेतृत्व में लड़ा गया। रामराय के नेतृत्व में लड़ा गया। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के यात्री थे। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य क्लासिक की युग माना जाता है? ठीक है, जिसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए, बिल्डिंग्स बने, ये सब था। तो वो जो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए, अब अगला चैप्टर है जो हमारा किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में, जो उस समय जो साम्राज्य थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 3 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, सॉरी, आईने अकबरी, अकबरनामा 3 भागों में है। आईने अकबरी 5 भागों में है। ठीक है, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो हिंदुस्तान में 85% लोग गांव में रहते थे। उस समय 16वीं और 15वीं और 16वीं 17वीं शताब्दी में 85% लोग, हिंदुस्तान के लोग गांव में रहते थे। मुगल काल में फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग किया जाता था? मतलब मुगल काल में किसानों को क्या कहते थे? तो किसानों को रैयत भी कहते थे, मुजारियन भी कहते थे, किसान भी कहते थे। रैयत भी कहते थे, मुजारियन भी कहते थे, किसान भी कहते थे, यानी इसका आंसर इनमें से सभी होगा। रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो ये बसंत ऋतु में होती है। रबी फसल बसंत ऋतु में होती है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? मुगल काल में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? तो क्या था? मक्का था। 17वीं सदी में भारत में जो भी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी वो क्या था? मक्का था। ठीक है, अब देखिए 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या थी? तो अनेक जो बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो मुगल राज्य थे, व्यापार थे, मुद्रा और बाजार था। ठीक है, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पे किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे?
तो मुकद्दम और मुखिया कहा जाता था, मुकद्दम और मुखिया कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। अब अगला प्रश्न देखिए, आईन अकबरी अकबरनामा के किस खंड में से संबंधित है, तो तीसरे खंड से संबंधित है। देखिए अकबरनामा 3 खंड में था, उसका तीसरा खंड में आईन अकबरी था, आईन अकबरी फिर 5 खंड में विभाजित था। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल क्या थी, तो ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल थी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें, स्मारक, यानी इनमें से सभी। आईन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी, कुल कितने फसलें होती थी, फसलें होती थी, तो 3 फसलें होती थी। ठीक है, 3 फसलें होती थी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, अकबर ने किया था। तो चलिए इस तरह से मैंने आज फिर 4 चैप्टर यानी भाग 2 जो है पार्ट 2 मैंने इस वीडियो कंप्लीट कर दिया। इसमें जो मध्यकालीन भारत है यानी पुस्तक के जो भाग 2 किताब है उसका मैंने कवर अच्छे से कर लिया है। तो इस तरह से आप अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स को, मेरे 3 वीडियो होंगे, तीनों को देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपके पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मैंने जितने वीडियो शॉर्ट्स से बनाए उसको भी आप देख लेंगे तो मेरे समझ से 80 में 50 नंबर कोई नहीं काटता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।